कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल वन जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आज आपको हम ये देख रहे हैं कि जो है वो 75वीं जो सालगिरह है, यानी वो जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। और हम देख रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो और अल्लामा इकबाल ने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर जो है वो आज से 74 बरस पहले जो है वो हुई थी। और कायद-ए-आज़म ने इस हवाले से क्या कहा था, बड़ी क्लियर उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आज हम देख रहे हैं कि फेडरल जो नहीं कैपिटल से 31 तोपों और फिर इसके बाद सूबों में हमने 21 तोपों की सलामी भी देखी। और इस वक्त तमाम मकातब फ़िक्र के लोग जो है वो बड़े जोश व जज्बे से आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हम बात करेंगे आज आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से। जो इस वक्त एक तो हम ये देख रहे हैं कि जो काबीना है वो ताहीर का शिकार है। सदारती इलेक्शन के हवाले से भी बात करेंगे कि कुछ बात हो रही है कि जनाब उनके हल्का 3 में अभी से ही कोई साजिश जो है वो चलना शुरू हो गई है। कश्मीर कौंसल के मेम्बरान की बात करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं और उस पर भी मुबैना तौर पर जो है वो कुछ बड़ी लेन देन की बात हो रही है। और एक और चीज़ जो सबसे पहले और बहुत ही पहले बहुत जल्द जो कहा जा रहा है कि बहुत तनकीद भी की जा रही है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी पर कि उन्होंने बहुत जल्दी वो एक्सपोज हो गए और बहुत छोटे लेवल पे उन्होंने एक शायद वो एक्सपोज हो गए। कोई लिस्ट जो सामने आई है 25 जो टोटल मेंबर्स हैं कश्मीर लिबरेशन सेल के, उनकी फहरिस्त जो सामने आई है उस पर बहुत जो है वो मामला जो है वो गड़बड़ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ जो है वो कुछ हमारी टीम इस पर काम भी कर रही है कि टिकट के लेन देन में भी बड़ा गड़बड़ हुई है। और इस वक्त जो मेंबर कश्मीर कौंसल है अगर उस पर बात करें तो उस पर ग्रुप्स नाराज़ भी हैं। सरदार तनवीर इलियास ग्रुप भी नाराज़ है कि शायद बहुत से लोगों से, हमने पहले भी आपको बताया था कि हमने अब इस पे हमारी टीम ने भी बहुत आवाज़ उठाई थी कि बहुत पहले से ही सरदार तनवीर इलियास ने बहुत से लोगों से जो है वो इस हवाले से कमिटमेंट्स की हुई हैं, वो कश्मीर कौंसिल के हवाले से हों, वो कोऑर्डिनेटर के हवाले से हों या वो दीगर मामलात हों। अब उसमें भी काफ़ी कहा जा रहा है कि इशूज़ आ रहे हैं। और अली मीन गंडापुर, आमिर कियानी और सैफुर रहमान नियाज़ी आजकल क्या कर रहे हैं, और इस पे पूरे में हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुँचाएँ चीज़ें। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर महबूब साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं और आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक न्यूज़पेपर उस पर के एडिटर भी हैं और बड़ी डेप्थ में इसकी स्टडी रखते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पहले ज़रा हम चलते हैं कि क्योंकि ताज़ा अभी चल रहा है कि एक तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर पर मुबैना तौर पर एक इल्ज़ाम है, बल्कि अब तो इल्ज़ाम क्या वो फरिश्ते हैं अगर सही हैं तो उन्होंने अपने ही हल्के से 25 लोगों को जो एडजस्ट करने की कोशिश की है। इस पर क्या बात करेंगे? यानी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ओवरसीज़ कश्मीरी बात कर रहे हैं कि ये तो अभी इब्तिदा है और आगे देखिए होता है क्या, ये क्या सिलसिला शुरू हो गया? देखिए नवीर साहब, जिस दिन सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का इंतखाब किया था वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उस दिन भी हमने सबसे पहले यही बात की थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो चॉइस की है वो एक कौमी सतह के या आलमी सतह के लीडर को छोड़ के एक हल्के के लीडर की चॉइस किया उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब कराने के लिए और अपना जो इंतखाब था। तो मेरा ये ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म का उस वक्त तो यही ख्याल होगा कि शायद चीज़ें ठीक हो रही हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं, क्योंकि वो अपने हल्के की सियासत में रहे हैं और जितना मैं उन्हें जानता हूँ उनके साथ जो इर्द गिर्द हल्के लगते हैं उसमें फॉरवर्ड कोटा का हल्का है, हवेली का हल्का है या बाग के हल्के हैं, हजीरा के हल्के हैं, तो उन हल्कों में भी सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब का उस तरह का असर और रसूख नहीं है। ये खानदानी पस मंजर के हवाले से शरीफ, अच्छे, बलमानस, बावकार लोग हैं, लेकिन होता है ना कि जैसे आप ट्राइबल हेड हो आज़ाद कश्मीर में, आपका वो सारा जो है वो सिस्टम हो या आपके तमाम हल्कों में या अपने डिवीजन में असर रसूख हो, उस तरह की सूरत हाल इनकी नहीं थी। अच्छे बावकार सियासी कारकुन होने के बावजूद अपने हल्के तक महदूद थे। तो जब आप एक कौमी सतह के लीडरों को छोड़ के हल्के के लीडरों का वज़ारत उज़्मा के लिए इंतखाब करते हैं
पार्टी की आदत को, पार्टी से दूर को छोड़ के आप बहुत ग्रास रूट लेवल पे आके करते हैं और कहते हैं तब्दीली की बात या उसे अच्छा पैगाम देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे हालात में मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीजें रोनुमा होती रहेंगी, क्योंकि अभी तक जो है सरदार क़याूम नियाज़ी साहब या उनकी जो फैमिली के मेंबरान हैं वो ज़हनी तौर पे शायद ये बात कबूल नहीं कर सके कि उन्हें रियासत का वज़ीर आज़म बना दिया गया है। वो अभी तक अपने हल्के से शायद बाहर नहीं निकले, और ये बड़ी बदकिस्मती है। अभी ये जो इस अदारे का उन्होंने इंतखाब किया है, मकसद ये इदारा जो है जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल कहते हैं, और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल जो है वो बिल्कुल उसके जो ऑब्जेक्टिव है, उसका मकसद ही बुनियादी जो है तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करना है। तो इसे जो है वो पहले भी सियासी फोरम से इस्तेमाल किया जाता रहा है और बाद में भी किया जाता रहा है। खास तौर पे चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने तो इसमें आके आज़ाद कश्मीर भर से और दुनिया भर से कोऑर्डिनेटर और बाद में एडवाइजर लगा दिए। फिर बाद में अभी फारूक हैदर साहब ने जाते हुए आखिरी टाइम पे कई 100 लोगों को भर्ती कर दिया था इसमें। लेकिन ये बात है, इनमें और उनमें ये फर्क था कि वो बिला तखसीस जो है वो तमाम इलाकों और तमाम कबीलों को और महाजरीन को नुमाइंदगी दे रहे थे, ओवरसीज को भी। इन्होंने जो है वो सारे के सारे एक मखसूस हल्के या किसी एक दो यूनियन काउंसिल तक महदूद कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा आमिर साहब अगर हमारे नाज़रीन के लिए नुकसानदेह, अगर हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा इस पे नजर डाल दें कि ये बेसिकली जो लिबरेशन सेल है इसमें टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इनकी सैलरी वगैरह ये क्या होती है, क्या वजह है? जिन लोगों को ये लगाया गया है, इनकी जो है वो सैलरी 25,000 से लेके 60,000 रुपए तक है, और ये खालिस्तान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की स्वाबदीद के ऊपर है। इनकी जो है नौकरी का जो है वो जितना जो दौरानिया है, इनको कोई ये मुस्तकिल मुलाजमत नहीं इख्तियार कर सकते, और इनकी जो नौकरी है वो ताबे तोसी है। जिस वक्त तक वज़ीर आज़म चाहेंगे उसकी स्वीट विल पे है कि जब तक वो चाहेंगे ये मुलाजमत करते रहेंगे। तो ये जो है इसकी कोई लिमिट नहीं होती। जब भी वो तहरीक आज़ादी कश्मीर, क्योंकि बेस कैंप का जो है वो बुनियादी मकसद ही ये जो है वो उसको तहरीक आज़ादी कश्मीर को उजागर करना है, और उसके नाम पे जो अदारा बनाया गया है उसके साथ ये खिलवाड़ जो है वो कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि जिस अंदाज से या जिस शख्सियत ने भी सरदार अब्दुल क़याूम नियाज़ी साहब को ये मशवरा दिया कि वो महदूद हो जाएं और अपने लोगों को पहले आती वो एडजस्ट कर लें, जितनी देर में काबीना आएगी या बाद में लोग आएंगे तो स्वाबदीदी ओहदे जो है वो कर लें। तो अभी देखिए ये सारी चीजें लोगों की नजर में है। वज़ीर आज़म हाउस में कौन सी पोस्ट पे कौन बंदा लग रहा है, उसका किस इलाके से तल्लक है, उसका किस कबीले से तल्लक है और किस पार्टी से तल्लक है, पार्टी की मेन स्ट्रीम लाइन में थे या पीछे थे। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सारी नोट की जा रही हैं। इससे पहले राजा फारूक हैदर पे इल्जाम लगा था, राजा फारूक हैदर पे, कि उन्होंने तो डीसीज वगैरह राजे लगा दिए और ये वो। अब तो मतलब ये तो इन्होंने तो बिल्कुल ही अगर अपने हल्के तक महदूद होना शुरू हो गए तो फिर देखिए, जिसमें जो सबसे अहम बात है, जिसे आप मुस्तकबिल करीब में जिस परेशानी का शिकार होंगे, आप ये देखें कि ये कोई बात नहीं है कि जी ये कोऑर्डिनेटर लगा देना, कोई ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लगा दिए, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर लगा दिया, मीडिया कोऑर्डिनेटर लगा दिए, लिबरेशन सेल में 25,000 से लेकर 50,000 60,000 तक अपने सियासी कारकुनों को अकोमोडेट कर दिया। ये मेरा ख्याल है कि कोई बुरी बात नहीं थी। इसे ये इतने ही लोग अकोमोडेट किए जा सकते थे, इससे ज्यादा भी किए जा सकते थे, थोड़े से तरीके से किए जा सकते थे कि 10 लोग पहले मरहले में अपने लगा देते, पूरे आज़ाद कश्मीर से 15 लोग लगा देते, वो कोई चज होता। जो इस वक्त सूरत हाल है, जिसकी वजह से जो ज्यादा परेशानी है लोगों को इस वक्त, आज़ाद कश्मीर की जितनी ब्यूरोक्रेसी है, आज़ाद कश्मीर के जितने जो है संजीदा अफसरान हैं, वो पुलिस अफसरान हैं, वो सारे के सारे इस परेशानी का शिकार हैं कि वो ये समझते हैं कि वो इस हुकूमत के साथ शायद चल नहीं सकते। तो आप अभी आगे देखेंगे कुछ दिनों बाद के आज़ाद कश्मीर के जो जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, आज़ाद कश्मीर के जो ग्रेड 22 के और ग्रेड 21 के जो अफसरान हैं, वो मेरे ख्याल में इनके साथ जो है वो उस तरह कंफर्टेबल नहीं चल सकते, क्योंकि जिस लेवल की मुदाखलत का ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो क़याूम नियाज़ी साहब की जो फैमिली है, वो उसके जो लोग हैं, उनके कुछ ब्लड रिलेशन वाले जो लोग हैं, उनके वाले से ये कहा जा रहा है कि वो सारा सिस्टम यरगमाल बनाना चाहते हैं और उन्होंने सारे सिस्टम पे कब्जा कर रखा है। तो अगर इस तरह की इतलात जो है वो दुरुस्त हैं
तो मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक है। और ये जो है वो आप ये देखें कि मकसद ये अच्छी बात नहीं होती कि बंदा कोई वो वज़ीर आज़म बन जाए, सदर बन जाए, उसके ऊपर पहले दूसरे तीसरे चौथे 10वें दिन तनकीद शुरू हो जाए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तनकीद बराए इस्लाह जो है वो लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि तनवीर अपना जो है क़याम न्याज़ी साहब, जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने एतमाद किया है, और बहुत अरसे बाद ये फिजा का एक खुशगवार झोंका समझा जा रहा था कि एक लेमैन जो है वो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना है। तो जब वो नाकाम होंगे तो ये समझा जाएगा, आइंदा के लिए तारीख में लिखा जाएगा कि कोई आम आदमी जो है वो इस रियासत को नहीं चला सकेगा। कोई आम आदमी जो है अगर उससे वो बड़ा ओहदा दे दिया जाएगा तो उसके अजीज़ो कारब, उसके बच्चे, उसके भाई, उसके भांजे, उसके भतीजे अवाम के साथ और सेक्रेटेरिएट के साथ ये सलूक करेंगे, अदारों के साथ ये सलूक करेंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि आइंदा जो है वो इमरान खान की सोच के साथ तब्दीली की बात कोई नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि ये जो लोग सरदार क़याम न्याज़ी साहब के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं, या जिन्होंने सारे सिस्टम को यरगमाल बनाने की कोशिश की है, वो किसी तौर पे भी सरदार अब्दुल क़याम न्याज़ी साहब के हमदर्द और बेख्वाह नहीं है। इसका नुकसान हो जाएगा सरदार क़याम साहब की सियासत को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को भी इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। पूरे हम देख रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हम देख रहे हैं कि कश्मीर के टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, कोई भी आप प्रोफेशन उठा लें उसमें मौजूद हैं। तो लिबरेशन सेल की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है उसमें जब तहरीक आज़ादी की बात की जा रही है, उसको उजागर किया जा रहा है, तो कोई तो कुछ तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी इसकी। अगर तो ये सियासी ही होना है, पीपल्स पार्टी आएगी तो ये जो लोग लगाए हैं ना, इनके लिए कश्मीरी होना जरूरी है। ठीक है, इनके लिए किसी किस्म की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो मैट्रिक पास है, प्राइमरी पास है, दूसरी पास है, या पास है। ठीक है जी, जो मर्जी जिस मर्जी को लगा दें, तो वो उजागर कराना तो नहीं है, उन्हें जो है मानना वजीफा देना है। और आपकी एक ये बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि अगर आपको कभी अगर आप इन लोगों की, ये जो लोग मसला कश्मीर उजागर करने के लिए लगाए जाते हैं, अगर कोई आंख कान रखने वाला अदारा इनकी इंक्वायरी कर ले, इनके मोबाइल नंबरों से इनका सिर्फ रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए, इनकी लोकेशन चेक कर ली जाए, तो आप देखेंगे आइंदा 6 महीने बाद पता लगेगा कि ये 6 महीने कभी इस्लामाबाद नहीं आए, तो आए तो कभी दफ्तर नहीं गए अपने, या मुजफ्फराबाद में इनका कोई काम नहीं, ना ये लोग दफ्तर जाते हैं ना कुछ। बेसिकली ये इन्हें घर बैठ के वजीफा दिया जाता है तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम पे, और उन शोधा के नाम पे, उन बेवाओं के नाम पे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। मैं ये कहता हूँ कि इससे आप ये समझें कि ये कश्मीरियों के खून की ज़कात जो है, जिन लोगों ने उधर कुर्बानियां दी हैं, जिन लोगों ने जाने दी हैं, जिन लोगों ने अपने बच्चे जो हैं उनके मिसिंग पर्सन में आए हुए हैं, जिन खवातीन की इसमत दरी की गई, उनके नाम के ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा गलीज बात शायद मेरे ज़हन में नहीं है कि उनके नाम पे नहीं। देखें आजकल आप ये देखें कि एक यूनियन काउंसिल लेवल का भी कोई बंदा लगाया जाता है तो उसकी एक क्वालिफिकेशन रखी जाती है कि आप मैट्रिक हो, इंटरमीडिएट हो, आपकी एज ये होनी चाहिए, आपका ये तजर्बा होना चाहिए। तो अगर तो ये फिर एक सियासी सीधी सीधी हम बात करें सियासी रिश्वत हो गई कि जो आप जिस पार्टी की हुकूमत आएगी वो देखेगी कि जनाब मुझे वोट किसने दिया है, मेरे लिए किसने धक्के खाए हैं, तो वो उसको ही लगाया जाएगा। कोई किसी किस्म की क्वालिफिकेशन इसमें नहीं है। चलो इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारी देखिए तो ये बात है कि आजकल जैसे बेशुमार गुनाह नहीं रहे, इसी तरह जो है आजकल बेशुमार जो छोटी मोटी रूटीन की ऐसी हरकतें हैं, जो बदअखलाकियां हैं या जो करप्शन है, ये हमारे माशरे का हिस्सा बन चुका है। तो इसे लोग ज्यादा बुरा नहीं समझते। अगर आप और मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद भी करेंगे तो वो कहेंगे पहले भी ये करते रहे, हमने भी ये करना है। अगर पहले उन्होंने भी ये किया तो आप फिर तब्दीली के नाम पे ना आते, आप जो है माशरे को बेहतरी का नाम इस्तेमाल ना करें। आप भी क्या हमने लूट मार करनी है, कोई बात लोग ज़हनी तौर पर कबूल है ना, कोई ऐसी बात तो नहीं है। सही है। अच्छा, मतलब ज़ाहिर है ये कोई फ़र्क नहीं है कि अगर पहले वाले भी ये कर रहे थे अभी भी करें। अच्छा, एक और चीज़ जो वो बहुत ज़्यादा जो है वो आजकल गर्दिश है, ज़बान ज़द-ए-आम है। एक तो पहले टिकटों की सेल के हवाले से होता रहा, फिर बहुत से इल्ज़ामात लगे, लेकिन अब जो तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी किए हैं कौंसिल के लिए, उसमें हम देखें तो 3 पहले दिए गए, 2 मज़ीद लोगों ने कागज़ात जमा करवा दिए और मुबैय्यन तौर पर बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं इस हवाले से। यूनुस मीर साहब जो पहले पीपल्स पार्टी के दौर में थे और उस वक़्त आप देखते हैं कि ज़बान ज़द-ए-आम था कि उन्होंने कितने करोड़ रुपये दिया, आप भी जानते हैं, आप क्योंकि ज़्यादा डेप्थ रखते हैं। शुजा राठौर साहब हैं, वो कब तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, और अगर हम इन तीनों के जिक्र करें कि इनके अपने आबाई यूनियन कौंसिल देख लें कि वो भी तहरीक इंसाफ को शायद वो जीत नहीं सके अपने यूनियन कौंसिल भी। यानी हम अगर पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड देखें या उनका कोई और सियासी देखें या क्वालिफिकेशन देखें, या सिवाय हमें ये नज़र आ रहा है कि अगर एक शख्स पीपल्स पार्टी के दौर में ज़बान ज़द-ए-आम होता है कि उसने इतने करोड़ रुपये दे के आया है,
तो क्या तहरीक इंसाफ ने उसको किस मेरिट पे लाया गया? फिर शुजा राठौर साहब की बात करें, वो कब PTI में शामिल हुए? सरदार रज़ाक की बात करें, वो साहब कब जो है ना आए? अब असगर कुरैशी और ताहिर कुरैशी साहब, जनाब शायद एक ताहिर का पूरा नाम मुझे शायद यहाँ पे ताहिर जमील साहब जो हैं, ये मुझे बताइएगा कि ये कागज़ भी जमा हुए हैं, ये क्या है? और सरदार तनवीर इलियास के हवाले से हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो भी बड़ा नाराज़ नजर आते हैं कि उन्होंने कुछ और लोगों से वादे किए हुए थे, लेकिन यहाँ पर गंभीर सूरत हाल है। क्या इसमें जो नाम जो मैंने आपसे शेयर भी किए हैं कि यूनुस मीर, शुजा खुर्शीद राठौर, सरदार रज़ाक हैं, असगर कुरैशी और ताहिर जमील हैं। आमिर साहब, एक तो ये है कि मुबैना तौर पर मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात मौजूद हैं, टिकटों के पैसों पे भी मौजूद है। यूनुस मीर साहब के बारे में तो ज़बान ज़द-ए-आम है, शायद कश्मीर का बच्चा जानता है कि पहले पीपल्स पार्टी के दौर में उन्होंने क्या गुफ्तगू की और करोड़ों की बात होती रही। और अब क्या पीपल्स पार्टी से तहरीक इंसाफ में एक कॉमन सेंस है कि अपने जो वर्कर्स हैं या उनको छोड़कर, या नज़रियाती उनको छोड़कर यूनुस मीर साहब पीपल्स पार्टी से आते हैं और उनको टिकट मिल जाता है? ये मुझे आपसे जवाब चाहिए होगा। दूसरा, शुजा खुर्शीद साहब जो राठौर साहब हैं, वो भी आखिरी जलसे में जो है ना वो शामिल हुए हैं, उनको कैसे जो है वो टिकट मिल सकता है? सरदार रज़ाक साहब क्या क्या पोजीशन? फिर सियासी तौर पर इन तीनों के हवाले से जो बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ को कोई ना तो बहुत बड़ा वोट बैंक दिया गया, ये अपने यूनियन काउंसिल भी शायद नहीं जीत सके, फिर असगर कुरैशी और ताहिर जमील साहब के जो कागजात जमा हुए हैं, ये क्या है? और सरदार तनवीर इलियास के हवाले से हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने भी बहुत से लोगों से शायद वो कोई वादा वईद किया और उनकी बात भी नहीं सुनी गई। देखिए, एक तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास साहब ने डेफिनेट आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में मुख्तलिफ लोगों से वादे किए हुए थे कि उन्हें कश्मीर काउंसिल में एडजस्ट करेंगे तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं। शुजा खुर्शीद राठौर साहब की हद तक आपने कहा तो शुजा राठौर जो है वो अली मीन के दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं, ये बताई जा रही है। तो ये अच्छा, इनका खानदानी सियासी पस मंजर है। इनके वालिद साहब भी इलेक्शन लड़ते रहे, इनके भाई भी बड़ी कारोबारी शख्सियत है, हमारे दोस्त हैं मुबशर राठौर साहब। तो उनके वाले से तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई लेन देन की बुनियाद पे टिकट हुआ। और जो सरदार रज़ाक साहब हैं, उनके वाले से भी कोई मेरे पास इस तरह की सॉलिड इत्तला नहीं है। जहां तक यूनुस मीर साहब का तल्लक है तो वो बड़ा क्लियर था कि यूनुस मीर साहब ने पिछली बार भी जो है वो टिकट खरीदा था और शायद 15-20 करोड़ पे उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत और मेंबरान असेंबली को वोट देने के लिए थे। तो वो तो इस हद तक वो तो बिल्कुल क्लियर था कि उन्हें, तो उनके वाले से ये है कि उनकी पहले उनसे जो है वो एक इस्लामाबाद में मुकीम एक शख्सियत ने उन्हें 5 लाख रुपए कनाल वाली ज़मीन जो है वो 20 लाख रुपए कनाल बेच दी थी कि उन्हें हम कानून साज़ असेंबली का टिकट लेके देंगे। लेकिन उस वक्त जो है वो टिकट लेने में मीर अतीक और सरदार तबारक जो है वो फेवरेट कैंडिडेट थे, तो वो उनका नहीं हो सका था। तो ये जो यूनुस मीर साहब हैं, इनका जो है काफी अरसे से ये बात चल रही थी कि इनका अली मीन और उनके एक कजन है, उनके साथ इनका लेन देन का खासा मामला है और वो खासे संजीदा उम्मीदवार हैं। तो पिछली बार भी जब ये बने थे उसके बाद ये तो कह रहे थे कि मैं आजाद कश्मीर में आइंदा जो है वो सदर आजाद कश्मीर का उहदा खरीद लूंगा, मगर इनको पैसे वैसे थे तो इनके ज़हन में ये बात है कि हर चीज जो है वो खरीदी जा सकती है। तो शायद वो ज़ाहिर है, आप एक बंदा बेचने वाला दुकानदार के पास आप जाएं और उसके पास बेचने के लिए चीज हो तो खरीदार ने तो खरीदनी है। तो देखना ये खुद चाहिए था, इमरान खान साहब को चाहिए था कि उनके विजन को जो है वो कैसे मुतासिर किया गया। और खास तौर पे मैं समझता हूँ कि ये जो नशिस्तें थी, जो स्पेशल कानून साज़ असेंबली की जो स्पेशल नशिस्तें थी और ख़ास तौर पे ये जो थी आज़ाद जम्मू कश्मीर काउंसिल की जो नशिस्तें थी, ये इमरान खान साहब अपने नज़रियाती वर्कर्स को दे के एक अच्छा पैगाम दे सकते थे, जो उन्होंने नहीं दिया और उसके बजाय जो है वो पसंद और नापसंद और पैसे के बुनियाद पे वो पेश किया गया। तो ये इन्होंने ये कोई पहला काम नहीं है। कानून साज़ असेंबली के मुतअद्दिद ऐसे टिकट हैं जो बेचे गए और बहुत बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात जो अपने आप को 30 मार खान 40 मार खान समझती हैं, उन्होंने अपने हल्कों के टिकट पैसे लेके दिए थे, खरीदे थे। तो अभी भी ये खरीदा है, कोई ऐसी ये रूटीन की बात है। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट बेचने का ये जो है इनका कल्चर बन गया है, तो इससे कोई बुरा शुरा भी नहीं समझा जाता है कि ये पैसे लेते हैं। दूसरी ये बात है, खान साहब ये दावा करते हैं बलूचिस्तान से आपको मैं बताऊं, नवीद साहब के बलूचिस्तान सिंध का बंदा डेरा इस्माइल खान या डेरा गाजी खान के बंदे को कोई गर्ज नहीं है कि आजाद कश्मीर में कौन वजीर आजम हो, कौन MLO, उसकी अवाम में किसका हक है। वो कहते हैं हमारे जानने वाला, हमें पैसे मिल रहे हैं तो हमें इसकी मदद करनी है। तो ये कल्चर है, ये प्रमोट हो गया। असगर कुरैशी साहब हो या ताहिर जमील साहब हो, ये कागजात क्यों जमा करवा? देखिए, ताहिर जमील साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने वर्कर हैं
और शुरू ये हमारे जो हैं वो जर्नलिस्ट भी हैं और इंग्लिश मीडिया में ये कॉलम भी लिखते हैं, तो इनमें ये सेंसेबल आदमी है ताहिर जमील साहब, ज़ाहिर है, लेकिन वो उनके पास अब कोई वो शरीफ से आदमी है, मेरे ख्याल में उनके पास अब पैसे तो नहीं है ना, आप और मैं जो है वो ये ओहदे तो नहीं खरीद सकते। इस तरह ताहिर जमील साहब भी मेरे ख्याल में इस पोजीशन में नहीं है कि उनकी कोई आवाज सुने, लेकिन वो अच्छे संजीदा आदमी है इन सब में। असगर कुरैशी साहब, असगर कुरैशी साहब जो है बड़ी मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, ये टिकट के उम्मीदवार थे कोटली से, मोहतरमा बेनजीर भट्टो के बहुत करीब रहे, लोगों को बाहर ले जाने का इनका कुरैशी जो है वो ग्रुप है, तो इनका बहुत अच्छा बिजनेस है सऊदी अरब में। मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं, सियासी शख्सियत हैं, ओवरसीज OPF के मेंबर भी रहे हैं, मोहतरमा बेनजीर भट्टो के बड़े मोहतमिद साथी थे आजाद कश्मीर में, तो इस बार ये इलेक्शन लड़ना चाहते थे और बड़े ही मौसर उम्मीदवार थे, तो उन्हें जो है वो किसी वजह से टिकट नहीं दिया जा सका, क्योंकि आजाद कश्मीर में हमारे यहाँ बरादरियों का कल्चर है, तो उस वजह से ये कहा जा रहा था कि वो जाटों और गुजरों का और बाकी जो लोगों का हल्का है, तो उसमें अगर किसी अदर कबीले के बंदे को टिकट दिया गया तो वो नहीं देंगे। तो असगर कुरैशी साहब भी माकूल आदमी है, उनके ऊपर मेरे ख्याल में इस तरह का कोई चार्ज वार्ज नहीं है। इनमें चार्ज सिर्फ जो है वो पैसे लेने देने का या खरीदारी का या करोड़ों पे खर्च कर सकने का, बावजूद इसके कश्मीर कौंसिल में अब वो अट्रैक्शन नहीं रही, उसके बावजूद अगर कोई बड़ी रकम दे सकता है तो वो सिर्फ यूनुस मीर साहब है, जिनके ऊपर ये कहा भी जा सकता है उनका माजी भी ऐसा रहा है और उन्होंने खरीदारी। मैं आपको बताऊं कि वो कह रहे थे कि मैं आजाद कश्मीर रियासत की जो है वो सदारत खरीदूंगा अगली बार, और इसके जो है हजारों लोग गवाए, तो उनका ये तरीका कार है, जब वो उनके ऊपर वो करें तो वो इतासर देते हैं। मेरा ख्याल है कि वो पैसे लेके उन्होंने एक टिकट जो है इन्होंने बेचा है और बाकी जो टिकट है वो इतने में एक टिकट बेच दिया जिन्हें 3 में बेचते, तो मेरा ख्याल में इन्होंने एक उससे जो है ना वो कहते हैं ना क्या कहते हैं बाय वन और गेट 2 फ्री। लेकिन ये एक चीज़ है कि ये भी कहा जा रहा है, हमारे ज़राए बता रहे हैं कि F7 में बड़ी एक अहम शख्सियत बैठती हैं, और सैफुल्लाह नियाज़ी हूँ, आमिर कियानी हूँ, और बल्कि इमरान खान का भी कहा जा रहा है कि उनके भी कोई साथी दोस्त वगैरह हैं और कुछ अहम मुलाकातें भी उन्होंने की हैं, और कहा जा रहा है कि उनको बड़ा अहम कोई ओहदा भी दिया जा सकता है कश्मीर में। तो मतलब देखें, इल्ज़ामात की हद तक तो हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ रियलिटी होती है। अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर में वो लोग जो गुज़श्ता 10 सालों से 5 सालों से 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसके पास पैसा है। F7 जो है इस्लामाबाद का बड़ा पोस्ट सेक्टर है, और F7 में आजाद कश्मीर से मुतल्लिका और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिका जो है वो कुछ 40-50 लोग रहते हैं F6 में और F7 में मारगला रोड पे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो फैसले हैं वो हमेशा से एलीट क्लास ही करती रही है। इमरान खान साहब की जाती दोस्तियां भी क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ रही हैं, या वो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहे हैं, तो इस तरह के लोग जो हैं वो F7 मुर्शिद के नाम से पहचाने जाते हैं, मुर्शिद के नाम से पहचाने जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा नजदीक हो जाएगा आवाम को, थोड़ा सा क्लू तो मिलना चाहिए। देखिए, अगर तो आप F7 में ये कह रहे हैं, अगर खुर्शीद एक मैं जानता हूँ कि आमिर कियानी साहब जो हैं उनके एक दोस्त हैं कमाल शाह साहब, सही है, नहीं कमाल नहीं, नुमान शाह साहब, बिल्कुल नोमी शाह साहब हैं, जिनके वाले से कल के फेसबुक के ऊपर भी ये चल रहा था कि शायद उनको एडवाइजर लगाया जा रहा है, तो वो जो है वो उनका जो है वो मेरे ख्याल में उनका वो भी कारोबारी मारूफ कारोबारी शख्सियत है, उनका अच्छा तल्लक है इनके साथ, सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ, आमिर कियानी साहब के साथ। आमिर महमूद साहब, हमारी टीम एक इस पे काम कर रही है कि जो मारूफ कारोबारी शख्सियात हैं जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का हिस्सा बन रही है, एक तो हम उस पर कोई अपने जो ओवरसीज़ बहुत से कश्मीरी हैं वो भी जानना चाहते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ ने किस मेरिट पे चीज़ें दी हैं, और वो भी हम चाह रहे हैं कि उस पर भी ज़रा बात करें, आवाम तक पहुँचाएँ कि यानी अब सियासत का मयार क्या हो गया, कि यानी अब तो बाकायदा तौर पर तजारत हो रही है। ठीक है, एक आप अगर ये फैसला करते हैं कि 10 टिकट है आज़ाद कश्मीर की सियासत में, तो नवीद सती साहब मैं आपको बता दूं कि आप जो है वो अब आपको सियासी कारकुन जो है वो नापैद हो जाएंगे, वो मिलेंगे नहीं। दूसरी ये बात है कि सियासी कारकुनों की कीमत मुकर्रर कर दी गई है इस इलेक्शन में,
और आइंदा जो है मेरा ख्याल है कि हम जो है वो ये जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास जो है वो आज़ाद कश्मीर में आइंदा अगर हमने इसी कल्चर को परवान चढ़ाया जिस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कल्चर को परवान चढ़ाया, तो मेरा ये ख्याल है कि आप आइंदा 5 साल नहीं 10 साल बाद आप देखेंगे कि आज़ाद कश्मीर में ये कल्चर खत्म हो जाएगा कि आपको कोई लोअर मिडिल और मिडिल क्लास का कोई बंदा जो है वो सियासत करता हुआ बावकार सियासत करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जब कमर्शियल चीजें हैं लोगों को आप पैसे दे के खरीद सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो कल्चर है ये इसके कुछ तहरीक इंसाफ के लोग जिम्मेदार हैं, कुछ वफाकी वुज़रा जिम्मेदार हैं, कुछ तहरीक इंसाफ के सियासी जो ओहदे बांटने वाले ठेकेदार जिम्मेदार हैं। और आखिर पे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हुक्मरान के ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो ये सारी चीज़ों के अल्टीमेटली जिम्मेदार जो हैं वो इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने आंखें बंद की हुई हैं और उन्हें साफ पता लग रहा है कि आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब की ये खामोशी जो है अच्छा, क्या करेगी, कुछ लोगों के अभी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान हो रहा है। कुछ लोगों के अभी भी मैसेज आ रहे हैं कि सरदार रज़ाक साहब को टिकट जारी करना, क्या वो वाकई तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा कोई नजरियाती वर्कर रहे, बहुत ज़्यादा खिदमात हैं, क्या वजह है? देखिए सरदार रज़ाक साहब जो है सहसा से टिकट के उम्मीदवार थे और आज़ाद कश्मीर में ये जो हमारा साउथ है उसमें ये है। मेरा ख्याल है कि सरदार रज़ाक साहब को भी हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनका जो है वो चले उसके साथ तो थे ही, तहरीक इंसाफ के साथ भी काफी अरसे से हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप उनके देखिए मेरिट की बात करेंगे तो शायद मेरिट पे कोई ना पूरा उतरता हो, लेकिन अगर आप इससे खरीदारी की बात कर रहे हैं कि टिकट बिका कौन सा है और वो है, तो फिर आप ये समझ लें कि बाय वन गेट टू वाली बात है। सरदार रज़ाक साहब और शुजा राठौर ने पैसे नहीं दिए, यूनुस मीर साहब से इतने पैसे ले लिए गए हैं जिनसे तीनों टिकट बेचे जा सकते थे। सही ये है, अच्छी डील है, वो आप समझते हैं, लेकिन फिर यही तो देखा जा रहा है। अच्छा, एक और बात हो रही है, मैं आखिरी क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा कि बैरिस्टर सुल्तान अब ज़ाहिर डेफिनेटली पार्टी ने उनको नामजद कर दिया सदारत के लिए। हल्का 3 में कुछ साजिश की बू आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं जनाब वहाँ पर मरूसी सियासत नहीं होनी चाहिए, यानी मरूसी सियासत का मतलब है उनके बेटे को टिकट नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि आप जाके एक्टिविटीज़ शुरू करें, और दूसरी तरफ इसको इस तरह तनाज़र में देखा जा रहा है, बैरिस्टर सुल्तान के कुछ चाहने वाले वो समझते हैं कि ये बैरिस्टर सुल्तान की फैमिली सियासत को खात्मा चाहते हैं, जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ये क्या अगर टिकट मिलता है तो टिकट मिलेगा तो क्या वो मरूसी सियासत बनेगी, और अगर टिकट नहीं मिलता तो वो एक तो ये बात है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो है वो क्योंकि आज़ाद कश्मीर भर में सियासत करते हैं, पाकिस्तान में सियासत करते हैं और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए हमेशा से वो काफी टाइम मुल्क से बाहर भी गुजारते होते थे। अभी कोविड की वजह से वो काफी अरसे से इधर है, अदरवाइज वो हर महीने में 1-2 बार जो है वो गैर मुल्की टूर्स भी किया करते थे। तो उनका जो हल्का है वो शुरू से उनका बेटा यासर सुल्तान ही संभालता था। इससे पहले जब उनके वालिद साहब जिंदा होते थे, जो नूर सहन साहब अल्लाह नजरी करे रहमत करे, वो देखा करते थे। तो मेरा ये ख्याल है कि सुल्तान महमूद साहब के बेटे को अगर टिकट दे भी दिया जाए तब भी ठीक है, अगर वो नहीं देना चाहते, उनकी पार्टी जो है नहीं देना चाहती, वैसे भी सुल्तान महमूद साहब ने ताबेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अगर उनकी पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी तो मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा इंसिस्ट नहीं करेंगे, वो जिसको टिकट देंगे उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। और सुल्तान महमूद साहब को अगर ये कहा जाएगा, क्योंकि वो जो है वो आज़ाद कश्मीर की सदारत में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, तो वो मजबूरन सदर बन रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि अभी जो है वो 2 चीजें बड़ी अहम है। एक तो ये बात है कि सरदार तनवीर इलियास साहब और चौधरी अनवारुल हक साहब ये जो आपस में मिले हुए हैं, इनका ये ख्याल है कि वो कोशिश करेंगे कि किसी तरह सुल्तान महमूद साहब को अपने हल्के में हरा सकें। और मैं आपको बताऊं कि बैरिस्टर सुल्तान के वज़ीर-ए-आज़म ना बनने में जहाँ पे बहुत बड़ी माली इन्वेस्टमेंट शामिल होगी, जहाँ पे और बेशुमार चीजें होंगी, लेकिन जो नजर आने वाली चीज है वो यही है कि इन्होंने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के खिलाफ पहले ही प्रोपेगेंडा कर दिया था कि वो जो अनवारुल हक साहब को, जो एलशान सोनी को और कुछ हल्कों में हराना चाहते थे। और जो अनवारुल हक साहब या तनवीर इलियास साहब बैरिस्टर सुल्तान से लेके अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब तक सबको हराना चाहते थे, वो किसी ने इमरान खान को नहीं बताया कि उनकी शिकायत नहीं लगी और ये केस किया। तो मेरा ख्याल है कि ये करके शायद तनवीर इलियास साहब जो है या अनवारुल हक साहब वो गलती दोहराएंगे, जिसकी वजह से बैरिस्टर सुल्तान जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। एक आध सीट जो है हुकूमत बन गई है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बैरिस्टर सुल्तान पार्लिमानी सियासत छोड़ के सदर आज़ाद कश्मीर नामजद हो गए, वो सदर बन गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि उनकी सियासत पे कोई उतने गहरे असरात नहीं है कि उनका बेटा इलेक्शन जीता या आता है। लेकिन बज़ाहिर ये बात है कि उन्हें उस हल्के में
तहरीक इंसाफ समेत किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुल्तान महमूद चौधरी साहब जो है वो 9 बार उस असेंबली में रहे हैं, और उनका जो साथ वाला हल्का खड़ी वाला वो भी पहले उनके चचा रहे हैं और ये रहे हैं, उससे पहले इनके वालिद साहब रहे हैं। तो मकसद ये एक इनका खानदानी हल्का है जो पार्टीशन से पहले से लेके अभी तक जो है वो सियासत में है, तो उन्हें मेरे ख्याल में उधर किसी की मदद की जरूरत नहीं है। नुकसान की सूरत में मेरा ख्याल है कि तनवीर इलियास साहब, क्योंकि वो कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले भी बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट की थी उनके हल्के में, और अभी भी जो है वो किसी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के चक्कर में है, या कुछ लोगों का 8-10 लोगों के मार्केट में नाम चल रहे हैं कि जिनके कहा जा रहा है कि शायद तनवीर इलियास साहब ने उन्हें वर्किंग के ऊपर लगाया हुआ है कि उधर काम किया जाए या नुकसान पहुंचाया जाए। तो मेरा ये ख्याल है कि वो वैसे सुल्तान महमूद चौधरी भी इस ताड़ में होंगे कि अब जो है कि कोई ऐसी जगह जो है वो ये पकड़े जाएं तो उसके बाद इनका भी पॉलिटिकली बंदोबस्त किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि अब बैसुल सुल्तान की जो स्टेक्स हैं वो कम हो जाएंगी। हाँ, ये बात है, एक बात जो है वो बड़ी मलूज़ खातिर रखने की है कि आज़ाद कश्मीर को जो 17 तारीख को इलेक्शन होने वाला है उसमें देखना पड़ेगा कि तनवीर इलियास साहब और इनका क्या आपस में होगा, क्योंकि तनवीर इलियास साहब जब से आए हैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में, तो आज़ाद कश्मीर में बरादरीज़म जो खास तौर पे तनवीर इलियास साहब का तल्लुक मुगल कबीले से है, तो उस वक्त से ये देखा जा रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर में उन्होंने अपनी बरादरी की बुनियाद के ऊपर बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लॉइट किया। इत्तेफाक से जिस हल्के में उन्होंने इलेक्शन लड़ा वहां पे भी उनकी तादाद बरादरी की बहुत मुनासिब तादाद थी, तो वो तब से लेके ये आज तक ये मुगलिज्म वाली ये सियासत चल रही है, नेटवर्क चल रहा है। तो अभी जो पीपल पार्टी के जानिब से नामजद उम्मीदवार है मुतदा अपोजिशन की तरफ से मियां अब्दुल वहीद साहब, क्योंकि वो भी जो है मुगल कबीले से हैं, तो एक तो ये बात है कि ये एक मुगल नेटवर्क मौजूद है। दूसरी ये बात है कि जो इनवारुल हक साहब मियां वहीद साहब के बहुत ज्यादा गहरे दोस्त हैं, और उनके वालिद साहब जो सोबत साहब जो हैं उनके बहुत मरासम थे, क्या कहते हैं, मियां वहीद साहब के जो बड़े भाई थे मियां गुलाम रसूल साहब, तो मुझे याद है हमारे भी एक अंकल 75 में उस असेंबली में होते थे, अनवारुल हक साहब के वालिद साहब भी और मियां अब्दुल वहीद साहब के वालिद साहब। तो ये इनकी 75 से दोस्तियों का सिलसिला है, 46 साल पुरानी जो है इनकी दोस्ती है। तो ये किया जा सकता है कि अगर इन्होंने नुकसान पहुंचाना है या पार्टी के खिलाफ जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ साजिश कर, लेकिन उसके बावजूद इस बात का बहुत कम इम्कान है, क्योंकि बैसत सुल्तान महमूद चौधरी ने, क्योंकि बैसत सुल्तान महमूद चौधरी में और इनमें फर्क है तनवीर इलियास साहब में, कि बैसत सुल्तान महमूद चौधरी साहब खालिस्तान सियासी रहनुमा या सियासी कारकुन है, और 21 साल पहले उन्होंने इक़्तिदार देखा था, उस वक्त भी उनके वाले से कोई बात सामने नहीं आई। उनके हाल माजी गुज़श्ता 25 साल में सुल्तान महमूद साहब के खिलाफ कोई वो नहीं है, और उनकी आज़ाद कश्मीर की सियासत में स्टेक्स हैं, उनके आज़ाद कश्मीर में और स्टेक्स नहीं है, जैसे होते हैं ना माली मामला ये वो, उस हवाले से उन्हें कोई नुकसान पहुंचाया नहीं जा सकता। लेकिन तनवीर इलियास साहब जो हैं उनके कारोबारी स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं, और मेरा ये ख्याल है कि वो सियासी तौर पे भी जिस तरह उन्होंने इमरान खान साहब के विजन के ऊपर बात की है या उनके वो आगे चलाने की कोशिश की है, तो मेरा ख्याल है इस बात में ये कोई पोजीशन नहीं रखती, लेकिन ये एक साजिशी थ्योरी जो है वो काम कर रही है कि शायद किसी जगह पे मुगलिज्म और पुराने तलकदारी की बुनियाद पे बैसत सुल्तान महमूद चौधरी को इलेक्शन हरवाने की कोशिश की जा सकती है। तो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए, कि अगर सरदार तनवीर इलियास साहब और जो इनवारुल हक साहब सरेआम पार्टी प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है वो इलेक्शन की में हराने की कोशिश करेंगे, तो ये आने वाली सियासत पे इसके बहुत ज्यादा गहरे असरात हो सकते हैं, और फिर आज़ाद कश्मीर में एक दड़ाबंदी हो जाएगी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कायम रहना भी किसी सूरत मुमकिन नहीं रहेगा। तो इस तरह की शायद कोई गलती की जा सकती है सियासी तौर पे, अदरवाइज बज़ाहिर जो है चीजें स्मूथ हैं। और बैसत सुल्तान महमूद चौधरी के पाकिस्तान, एक तो ये बात है कि तनवीर इलियास साहब को थोड़ी स्पेस मिल सकती है मुस्तकबिल में कि वो पार्लिमानी सियासत से आउट हो जाते हैं, और आज़ाद कश्मीर की सियासत में बैसत सुल्तान महमूद के सदर नामजद होने के बाद इस्तेकाम आएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब, आपका आपने अपना कीमती वक्त दिया और जो ओवरऑल सूरत हाल है उस पर अपने बात की। ओवरऑल देखें तो अभी इसीलिए यानी आने वाले दिनों में बड़ा सरप्राइज़ इसलिए कहा जा रहा है कि होगा कि 17 अगस्त को ज़ाहिर है देखा जाएगा कि क्या बैरिस्टर सुल्तान को जो है वो सरदार तनवीर इलियास या चौधरी अनवारुल हक कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं। उसके बाद हल्का 3 की बात हो रही है कि वहाँ पर क्या होगा, क्या ये जो एक मरूसी सियासत की बात की जा रही है कि बैरिस्टर सुल्तान को के बेटे को टिकट ना दिया जाए, उस पर क्या हो सकता है। लिबरेशन सेल की जो आपने देखा कि 25 बंदों का नाम आना है और वो वज़ीर-ए-आज़म पर सख्त तनकीद हो रही है, और उसकी क्या मेरिट है उस पर
बहुत सी चीज़ें सवाल उठ रहे हैं, और फिर काबीना ताख़ीर का शिकार है। और ये सारी सूरत हाल आज़ाद जम्मू कश्मीर खुसूसी तौर पर जो वफाकी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और आने वाले दिन देखते हैं कि इसको किस तरीके से मैनेज किया जाता है। अभी तक इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।